नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी उर्दू एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से एलटी ग्रेड के लिए अपनी सीरीज चल रही है, लेकिन अगर यूजीसी नेट का भी एग्जाम देना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल तरतीब लगाने के लिए, कई तसानीफ के लिहाज से, कई मुरत्तिब होने के लिहाज से, कहीं अफसानों की, कहीं नॉबिल की, तो उसमें जो अभी तक सवाल आए हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं जो खास हैं। दर्जा झेल सही ज़िमरे की निशानदेही करना है। अब इसमें आपको पहचानना है क्या पहला वाला ज़िमरा सही है। इसमें आप दिया गया है कि सौदा की कुल्लियात में 91 मरसिए हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है सौदा ने 75 रुबाइयाँ लिखी हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है कि सौदा ने 45 कसीदे लिखे हैं। या फिर इसमें जो है ज्ञान चंद्र जैन के मुताबिक हुजूबिया कसीदे की तादाद जो है वो 36 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, आंसर आपका जो सही होने वाला है वो तो पहला ही, सौदा की कुल्लियात में मरसिए की जो तादाद है वो 91 है। सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखने का काम सौदा ने किया, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ अब आपको देखना है, ध्यान देना है कि मशहूर जो सौदा हैं वो कसीदे के लिए हैं, लेकिन इनकी जो लिखा जो है इन्होंने वो ज़्यादा इन्होंने मसनवी वो मरसिया लिखा है, तो 91 मरसिया इसने लिखे हैं। इसके बाद नीचे जो पॉइंट दिख रहा है, सौदा ने 75 रुबाइयाँ लिखी हैं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने जो रुबाइयाँ लिखी हैं उनकी तादाद सिर्फ 80 है। कि कितनी रुबाइयाँ लिखी हैं, तो 80 रुबाइयाँ इन्होंने लिखी हैं। इसके बाद में सौदा ने 45 कसीदे लिखे हैं, ये भी गलत है। सौदा के कसीदों की तादाद आपको यहाँ से याद रखना है, 43 है। सौदा के कसीदों की तादाद यानी कुल्लियात में इनकी जो कुल कसीदे हैं उनकी तादाद जो है वो 43 है, 45 नहीं है। और उनमें से भी 39 जो हैं वो मधिया कसीदे हैं और 4 जो है वो हुजूबिया कसीदे हैं। आखिरी वाला अगर पॉइंट आप देखेंगे, ज्ञान चंद्र जैन के मुताबिक सौदा की हुजूबिया कसीदे की तादाद 36 है। तो ये भी आपको याद रखिएगा कि इन्होंने जो टोटल हुजूबियात कही हैं रुबाई के ज़रिए और कसीदे के ज़रिए, उनकी तादाद तो 36 है, लेकिन ज्ञान चंद्र जैन के मुताबिक नहीं है। दरअसल ज्ञान चंद्र जैन ने का कॉल है कि सौदा की मसनवियों की तादाद 24 है। तो मसनवियों की तादाद सौदा की 24 है। किसके मुताबिक है, तो वो आपको याद रखना है, ज्ञान चंद्र जैन के मुताबिक है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल है कि तरतीब के लिहाज से मसनवी का सही जुमरा कौन सा होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल अगर आप अटेंड कर लेते हैं और सही कर लेते हैं तो वाकई आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्या कुतुब मुश्तरी होगी, कदम राव पदम राव होगा, ये कदम राव पदम राव होगी, या इब्राहिम नामा है, या फिर फूलवन है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम राइट होना चाहिए। देखिए, बारी बारी से बात करते हैं। अब इसमें देखिए, कदम राव, यहाँ पे कदम गलत लिखा है, छोटे काफ से होगा कदम राव पदम राव। आंसर जो आपका सही होगा वो जिस बच्चे ने दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम राइट है। देखिए, कदम राव पदम राव सबसे पहली मसनवी है जो 1421 से लेकर के 1435 के दरमियान लिखी गई है मसनवी। इसके बाद में कुतुब मुश्तरी आपको मालूम है जो लिखी गई है 1611 में, यानी दूसरे नंबर पर यही रहेगी। खाबरनामा आपको मालूम है, खाबर आदिल शाही दौर में लिखी गई है, और इस पे जो है आदिल शाही दौर में लिखी गई है। और उसके बाद में ही फूलवन भी आपको याद रखना है, ये भी आदिल शाही दौर में लिखी गई है, और ये 1655 के आसपास में लिखी गई है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि ये जुमरा सही है। आप देखिए, नीचे वाले में फूलवन पहले दे दी गई है तो उसके लिहाज से वो गलत हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले जुमरे में जो फूलवन के साथ साथ में बहराम गुल अंदाम दी है, तो ये भी आपको बहराम गुल अंदाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहनी चाहिए। बहराम गुल अंदाम जो आपको मसनवी दिख रही है, ये आपको याद रखना है, ये लिखी गई है 1670 में। बहराम गुल अंदाम तवाई की लिखी हुई है 1600, ये कुतुब शाही दौर की है, आदिल शाही दौर की नहीं, इसको याद रखना, कुतुब शाही दौर की है। लेकिन फूलवन जो अभी आपने बात की थी वो आपको याद रखना है। फूलवन किसके वहाँ लिखी गई है, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के वहाँ लिखी गई। फूलवन भी कुतुब शाही ही दौर की है। अब इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ क्लियर हम कराए देते हैं। जैसे आपसे बीजापुर दौर है, उसकी मसनवियों में आपका नाम याद रखना है। जैसे बुरहानुद्दीन जानम का नाम आपको याद रखना है, अब्दुल का नाम आपको याद रखना है, मुकीमी का नाम याद रखना है, अमीन का नाम याद रखना है, हसन शौकी का नाम याद रखना है, या फिर जो है वो खबरनामा ये लिखी गई जो मसनवी है कमल खान रुस्तमी इनका, और मलिक खुशनूद नुसरती, और जो है सैयद मीरा हाशमी, इन लोगों का ताल्लुक बीजापुर से था। और इसी की बनिस्बत अगर गोलकुंडा में देखेंगे तो फिरोज बेदरी का ताल्लुक गोलकुंडा से है, अहमद शरीफ गुजराती। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हम आपके सामने क्लियर करते हैं। अहमद शरीफ गुजराती का ताल्लुक याद रखिए, पहले तो देख लीजिए किसका किससे ताल्लुक है। तो अहमद गुजराती का ताल्लुक जो है वो अहमद शरीफ गुजराती का गोलकुंडा से है। इसके बाद में शेख बहाउद्दीन गवासी का अगर आपको ताल्लुक पूछा जाए वो भी गोलकुंडा से है, इब्न निशाती का गोलकुंडा से है, अहमद जुनेदी का नाम गोलकुंडा से है, तबई का गोलकुंडा से है, अमीन का गोलकुंडा से है, और शाह फारूकी का ताल्लुक
गोलकुंडा से है। अब दो अमीन हैं, एक अमीन जो है उनका ताल्लुक बीजापुर से भी है और एक अमीन जो है उनका ताल्लुक गोलकुंडा से है। ये चीज़ क्लियर है। दो मसनवियाँ लिखी गई थी, एक यूसुफ जुलेखा के नाम से, एक अहमद शरीफ गुजराती ने लिखी थी, वो गोलकुंडा के आखिरी बादशाह के वहाँ लिखी गई है, और एक सैयद मीरा हाशमी ने भी यूसुफ जुलेखा लिखी है, वो आदिल शाही दौर में लिखी गई, वो भी आखिरी बादशाह यानी सिकंदर आदिल शाह के वहाँ लिखी गई है। इतनी डिटेल जो मैंने आपको बताई है, अपनी किताब जो स्क्रीन पर शाहीन दिख रही है ना, उसी से हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और किसी भी एग्जाम की, खासतौर से LT ग्रेड या यूपी के एग्जाम की तैयारी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। इसमें ऑब्जेक्टिव 2000 क्वेश्चन है, बाकी नोट्स हैं, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप चाहो तो मंगा सकते हैं। बाकी अब तरतीब आपको याद रहेगी। अब इसके बाद में अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखा है कि मुल्ला वजी ने जिन बादशाहों का दरबार देखा था उनकी सही तरतीब आपको बतानी है। तो बहुत आसान सा सवाल है। अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दे अब्दुल्ला कुतुब शाह मोहम्मद, एक बार देख लीजिए, हम एक्सप्लेन बाद में कर लेंगे। तो जैसे मुल्ला वजी का नाम आपको याद रखना है, और एक आपको गवासी का नाम आपको याद रखना है, और एक जो है वो नुसरती का। तीनों शायरों का नाम याद रखना है। किसने कितने बादशाहों का दौर देखा है, ये इनसे ही सवाल, इन्हीं से ज़्यादातर बनता है। अपनी शाहीन में ये बहुत ज़्यादा सही से अलग अलग पॉइंट में दिया गया है। तो इसमें जो है पहले तो आंसर आपका, उम्मीद करता हूं सभी ने सही दिया होगा, आपका आंसर सही होगा सी। देखिए, इब्राहिम कुतुब शाह के दौर को जो है वो मुल्ला वजी ने देखा था। चूंकि इब्राहिम कुतुब शाह थे वो 1580 में गद्दी पर 1557 में गद्दी पर बैठे थे, और 1580 तक ये गद्दी पर रहे थे। ये भी चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इब्राहिम कुतुब शाह, तो इनका जो है दौर देखा मुल्ला वजी ने, चूंकि वो 1566 में पैदा हो गया था। इसके बाद में मोहम्मद कुली कुतुब साहब 1580 में गद्दी पर बैठे और 1611 तक रहे। इनका दरबारी शायर बना है जो है मुल्ला वजी, और मुल्ला वजी गोलकुंडा का पहला मुल्क शुरा शायर माना जाता है। इसके बाद में जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद में मोहम्मद कुतुब शाह बैठा गद्दी पर, उसके दौर में भी मुल्ला वजी रहे, और आखिर में अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में मुल्ला वजी थे, और अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर जो है वो गवासी बना था। अब गवासी पर भी बात कर लीजिए। गवासी जो है उसने किन बादशाहों का दौर देखा है, तो गवासी ने मोहम्मद कुतुब शाह का दौर देखा है, मोहम्मद कुतुब शाह का, गौर कीजिएगा, साथ साथ में अब्दुल्ला कुतुब शाह का दौर देखा है, और फिर आखिर में जो बादशाह अब उसके देखो बने हैं अब दौर के, वो अबुल हसन कुतुब शाह, अबुल हसन तानाशाह जिनको कहते हैं, उनका भी दौर देखा है। तो गवासी दरअसल है उसने भी 3 बादशाहों का दौर देखा है, और मुल्ला वजी जो है उनने 4 बादशाहों का दौर देखा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपको याद रखना है नुसरती के बारे में। नुसरती ने बीजापुर के 3 बादशाहों का दौर देखा था। मोहम्मद आदिल शाह का दौर देखा था, अली आदिल शाह का दौर देखा था, और फिर सिकंदर आदिल शाह का दौर देखा था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते हैं यहाँ वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आप कहते हैं सर बोर होने लगते हैं सुनते सुनते। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके सामने कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ऐसी चीज़ें आपके सामने रख दी जाएँ। अब आगे देखिए, अगला सवाल है दर्जा झेल में से सही जुमले की निशानदेही करनी है। अब आपको बताना है, इसमें दिया गया है, दरअसल ये देखिए, सहरुल बयान गुलजार इरम जो है, या फिर दरख्वान नात है, या फिर दर तहनीत ईद है। ये आपको याद है नकल कलावंत है। दरअसल ये जितनी मसनवियाँ आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी मसनवियाँ जो हैं वो मीर हसन की हैं। मीर हसन की ये सारी मसनवी हैं, लिहाजा आपको याद होना चाहिए मीर हसन की मसनवियों की तरतीब। आपका जो आंसर सही होगा वो होगा डी। देखिए, नकल कलावंत इनकी लिखी हुई है, इसके बाद में नकल जन फाख्ता भी लिखी हुई है, रमोजुल आरिफीन लिखी हुई है, और हुजू हवेली भी लिखी हुई है, गुलजार इरम लिखी हुई है, और साथ साथ में सहरुल बयान लिखी हुई है। UGC नेट इसमें सवाल पूछ चुका है, इसकी तरतीब भी पूछ चुका है, और गुलजार इरम के बारे में ये पूछ चुका है कि ये लिखी कहाँ गई है। तो गुलजार इरम लिखी जो गई है वो फैज़ाबाद में लिखी गई है, और फैज़ाबाद के शहर की खूबियाँ बयान की गई हैं इसमें, लेकिन लखनऊ की इसमें बुराइयाँ बयान की गई हैं। ये आपसे सवाल पूछा जा चुका है। अब इनकी तसनीफ़ें जो हैं वो याद रखिएगा, कम से कम आपको पहली 2-3 तो शुरू की याद ही रखना चाहिए। जैसे नकल कलावंता इनकी लिखी हुई है, जो हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में दूसरी जो है वो नकल जन फाख्ता है, वो भी याद होनी चाहिए। हुजू कसाई आपकी लिखी हुई नसनबी जो तीसरी है वो याद होना चाहिए। साथ में नकल कसाई जो है वो याद होना चाहिए। तो 4 याद हैं, नकल कलावंत, देखिए नकल के नाम से 2 हैं, नकल कलावंत और नकल जन जो है फाहिशा। फ़ख्ता नहीं, फाहिशा होना चाहिए। फ़ख्ता अगर लिखा है तो गलत लिखा हुआ है। दरअसल ये ओरिजिनल वर्ड जो है वो नकल जन फाहिशा होना चाहिए। और दूसरा जो है वो हुजू कसाई, और साथ साथ में नकल कसाई,
ये इतनी तसानीफ़ें जो है वो शुरू की 4 की हैं, यह कम से कम आपको याद रखना चाहिए। इन्होंने एक मसनबी जो है वो शादी भी लिखी थी, मसनबी शादी, वो आसिफुद्दौला के ज़माने में लिखी थी। दरअसल इन्होंने आसिफुद्दौला को ही सहरुल बयान भी पेश करी थी, लेकिन उस पर इनसे ज़्यादा खुश ना हो करके नाराज़ उन दिनों चल रहे थे, जिसके खुश करने के लिए लिखी गई थी, लेकिन बदले में इन्हें एक दोशाला मिला था और कोई इनाम या इकराम कुछ भी नहीं मिला था, जिसकी टेंशन इन्हें ज़िंदगी भर रही। आगे देखिए, दूसरी बात याद रखने, कसीदे अगर इनके पूछे जाएँ मीर हसन के, तो सिर्फ उनकी तादाद 7 है। अब आपके सामने सवाल है कि जमील मजहरी के बारे में आपको बताना है, उनके मजमूओं की तरतीब क्या है। जमील मजहरी का फटाफट उम्मीद करता हूँ सभी का याद रखना चाहिए। देखिए, जमील मजहरी को आपको याद रखना चाहिए, और भी तमाम तसानीफ़ें हैं जो बहरहाल, जैसे अनीस हैं, उनके बारे में आपको उनके सफ़र तरतीब याद रखने, कुछ भी पूछ सकते हैं, पता नहीं क्या पूछ लें तरतीबों में, खासतौर से यूजीसी नेट से तो कुछ भी पूछ सकते हैं इन सवालों में, लेकिन आपसे लिमिट में पूछेंगे जो एलटी ग्रेड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना काफ़ी है एलटी ग्रेड के लिए। जमील मजहरी के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहले इनमें आंसर जो आपका सही होगा वो पहला ही सही होगा। आंसर होगा, देखिए, फ़िक्र जमील इनका सबसे पहले आया, फ़िक्र जमील के बाद में इनका आया वजद जमील, फिर इरफान जमील, फिर नक्श जमील। याद करने का तरीका, फ़िक्र वजद इरफान नक्श, ऐसे एक जुमला याद कर लीजिए, एक नाम टाइप का, कि फ़िक्र वजद इरफान जमील, फ़िक्र वजद इरफान नक्श, यानी जमील जमील तो बाद में लेके जाएगा, तो फ़िक्र वजद इरफान नक्श, ये जो है इनकी तरतीब एकदम राइट है। हम किसी भी तसानीफ़ को याद करते हैं तो यही एक तरीक़ा है याद करने का, लेकिन पहला जो इनका मजमूआ है जिसको हम लोग फ़िक्र जमील कहते हैं, इसके सन भी आपको याद होना चाहिए। ये 1959 में आया था, तो 1959 में, 1950 में या 1959 में आया था, आई थिंक 1959 में आया था, सही है, 1959 में आया था। आग का दरिया के साथ इसी तरीके से आप रिलेटेड करके याद करिए तो बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। देखिए, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, ये तरतीब मेरे ख्याल से गलत है, ये जो दी गई है सही मानी गई है, ये तरतीब गलत है। आपको याद रखना चाहिए सबसे पहले, देखिए सही कर लीजिए, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, ये जितने भी आंसर हैं ये सारे के सारे गलत हैं। बहरहाल इस पर जो है सवाल पर क्या कहते हैं, चैलेंज किया गया था, लेकिन अब आपको सही कर लेना है। सही क्या हो गई फिर इसकी तरतीब, देखिए, नक्श जमील सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, नक्श जमील सबसे पहले है। दूसरे नंबर पे जो है वो आएगा फ़िक्र जमील, तो नक्श जमील आएगा, फिर फ़िक्र जमील आएगा, दो आपको नक्श जमील फ़िक्र जमील याद रहे, फिर उसके बाद में इरफान जमील आएगा, इरफान जमील के बाद में जो है वजद जमील आएगा। तो ये जो है वजद जमील जो है वो सबसे आखिर में चला जाएगा मेरे ख्याल से। ये भी हमारे ख्याल से गलत है, पता नहीं क्या, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ से आपको इधर नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है वो आपको याद रखना है फ़िक्र जमील, यहीं से हम सही कराते हैं, पहले यहाँ से इस क्वेश्चन को आप सही कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है वो नक्श जमील ही आपको याद रखना है, नक्श जमील के बाद में फ़िक्र जमील ही याद रखना है, दूसरा नक्श याद रखना है, फ़िक्र याद रखना है, फिर वजद जमील आपको याद रखना है, और फिर उसके बाद में सबसे आखिर में इरफान जमील होगा। तो इरफान जमील जो है वो सबसे आखिर में याद है। सबसे पहले नक्श जमील, फिर फ़िक्र जमील, फिर वजद जमील, और फिर इरफान जमील। कुल मिलाकर के ये तरतीब जो होगी वो सही होगी। क्या इनमें कोई तरतीब ऐसी है? तो ऐसी कोई तरतीब नहीं है। चाहे आप देख लीजिए, ये चारों ऑप्शनों में ऐसी कोई तरतीब नहीं है। देखिए, जैसा सवाल था वैसा आपके सामने टाइप करके, इस तरीके के सवाल गलत भी आते हैं जो आपको सही करना चाहिए। बहरहाल अगला सवाल देखिए। आगे देखिए, जो गालिब हैं उनसे मुताल्लिक जो जुमले दिए गए हैं उनकी निशानदेही करना है। ये सवाल, ऐसा सवाल अगर आपके सामने है जो एग्जामिनर चाहता है कि आपसे सही ना हो। देखिए, ये क्लियर चीज़ है, ये एग्जामिनर बहुत से सवालों को ऐसा भी चाहता है कि बच्चा सही ना कर पाए। तो इसमें देखिए कौन सही करता है, जल्दी फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम राइट है। यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले कैसे आपको याद रखना है, अब ये बहुत कठिन, कहने का मतलब सारी तसानीफ़ों की सन और या सारी तसानीफ़ें गालिब याद हैं तभी ये आप सही सवाल कर सकते हैं या कुछ अंदाज़ा लगा सकते थे। अंदाज़ा कैसे लगा सकते थे, एक हम आपको वो बताते हैं ट्रिक। देखिए, अंदाज़ा ऐसे लगा सकते थे कि इसमें सबसे पहले ऑप्शन में आपके सामने जो है वो फ़ारसी शेर गोई की शुरुआत दी है, तो गालिब ने सबसे पहले फ़ारसी शेर गोई की शुरुआत 1826 में कर दी थी। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे से काटना शुरू कर दीजिए। इनके उर्दू खुतूत निगारी का आगाज़ 1857 के आसपास में हुआ, तो ये तो पहले होगा ही नहीं।
अब ये देखिए दीवाने गालिब अगर देख लीजिएगा तो ये सबसे पहले 1841 में आया था। उससे पहले जाहिर सी बात है ये मतलब फारसी शायरी की शुरुआत कर चुके थे, तो ये भी कटेगा। ऊपर वाले में अगर इन्होंने दिया है दीवाने गालिब, इसमें भी दीवाने गालिब दिया है, तो दीवाने गालिब को मैंने बताया कि वो पहली बार 1841 में आया, फिर उसके बाद 47 में आया, फिर 60 है, 61 है, 62, इस तरीके से वो आया। लेकिन पहली बार अगर भी मान लोगे तब भी वो किसी भी सूरत से आंसर सही होने वाला नहीं है। इस तरह से आप एक कॉमन सेंस से लगा करके भी सवाल निकाल सकते थे। अपना काम चलाइए, वहां पर सबको मिलाने मत बैठ जाइए कि कौन सी किसके बाद तसनीफ आई है। आपको बस आंसर मिल जाए, बात खत्म करिए। अब यहाँ पर बाद में घर पे आकर के कुछ भी कीजिए। देखिए तो फारसी में सबसे पहले शेर गोई इन्होंने शुरुआत करी है। अच्छा, इनकी बाद में पहली मरतबा जो है वो जेल ये कब गए हैं, तो ये भी आपको याद रखिए पहली मरतबा ये 41 में गए हैं। तो दीवाने गालिब भी पहली मरतबा 41 में आया, ये जेल भी पहली मरतबा 41 में गए हैं। और दूसरा दीवान इनका 1847 में आया, ये भी आपको सही याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तो तरतीब आपकी बिल्कुल सही हो गई होगी। बाकी इनका देखिए जैसे पांचवा जो है दीवाने गालिब का पांचवा एडिशन कब आया है, तो अगर आप ये देखेंगे पांचवा एडिशन तो वो 1962-63 में आया है लगभग। आई थिंक मेरे ख्याल से पांचवा इनका एडिशन जो आया है वो कब आया है, पांचवा एडिशन 63 में ही आया है। 63 जो है वो 1863 में इनका पांचवा एडिशन आया है। और फारसी शायरी की शुरुआत हम ऊपर बता चुके हैं। पहली बार जेल ये कब गए हैं, तो ये जेल अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कितनी बार गए हैं, 2 बार गए हैं ना। पहली मरतबा ये जो जेल गए हैं वो 41 में गए हैं और दूसरी बार 47 में गए। दोनों बार पहला एडिशन और दूसरा एडिशन इनके दीवान का आया है। उर्दू खतूत निगारी की शुरुआत आपको मालूम है। नीचे वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक आपको नाम दिया गया है दरफश कादियानी। तो दरफश कादियानी को आपको मालूम होना चाहिए। ये दरफश कादियानी भी जो इन्होंने लिखा है ये भी कता है बुरहान के बाद में आया। अच्छा खासा लम है। दूसरी चीज़, अच्छा यहाँ पर रामपुर का इन्होंने सफ़र किया है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि रामपुर के इन्होंने सफ़र भी 2 मरतबा करे। एक बार 60 में किया 1860 में, एक तो 62 में किया है। कोलकाता का सफ़र 1857 के समथिंग किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें तो लगभग क्लियर ही होंगी, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ है ही नहीं। आगे दर्जा झेल में से अगला सवाल देखिए, सही जुमले की निशानदेही करनी है। तो याद हबीब है, चश्मे कौसर है, समर जिंदगी है, फ़गान दिलकश है, नवेद हिंद है, या फिर नाला शाद है, या उसके बाद में नगमा जहाँ फ़िज़ा है। दरअसल मेरे ख्याल से ये सारी की सारी तसानीफ़ें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। ये सारी तसानीफ़ जो हैं वो तसानीफ़ शाद अज़ीम आबादी की हैं। तो उम्मीद करता हूँ शाद अज़ीम आबादी के बारे में सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए एक बार इसमें लंबा सवाल होता है तो आपको सोचने में और उसके दोनों के लिए वक्त चाहिए, सोचने के लिए भी वक्त चाहिए और उसका जवाब देने के लिए भी तरतीब लगाना होती है, तो बहुत मुश्किल सवाल हो जाते हैं। जिस बच्चे ने इसमें जवाब दिया होगा सी, उसका एकदम राइट आंसर है सी। इसमें जवाब एकदम राइट होने वाला है। यहाँ से सी जवाब कहाँ गया, ये देखिए इनकी जो है वो नाला शाद लिखा हुआ इनका सबसे पहले आई है। मसनबियाँ हैं दरअसल ये इनकी, और मसनबियों की तरतीब पूछ ली है। तो नाला शाद आपको याद रखना है, दिले जहाँ फ़ज़ा आपको याद रखना है, याद हबीब है उसके बाद में, चश्मे कौसर है उसके बाद में, समर ज़िंदगी है उसके बाद में, फ़गान दिलकश है, नवेद हिंद है। तो इतनी ही याद रखिएगा। नवेद हिंद के बाद भी इनकी एक मसनबी है नाला दिलकश। तो नाला दिलकश जो है वो दरअसल सबसे आखिर में आने वाली मसनबी है। तो नाला दिलकश सबसे आखिर में, और सबसे पहले आपकी जो है वो नाला शाद आई है। तो नाला शाद से भी अगर आप देखते यहाँ पर ट्रिक निकाल सकते थे तो वो ये था कि नाला शाद से सिर्फ एक ही जो है वो मिसरा जुमरा है वो शुरू होता है नाला शाद से, और आखिर में इनमें जो है वो नवेद हिंद आया है। नवेद हिंद के बाद जो आखिर आई है वो नाला दिलकश आई है। तो नाला दिलकश इसमें किसी में आखिर में नहीं है, देख लीजिए इसमें किसी में भी नाला दिलकश नहीं है। तो उससे पहले क्या है, नवेद हिंद है। तो आप शुरू में देख लीजिए, सबसे पहली वाली तसनीफ़ आपको नाला शाद यहाँ मिलेगी और सबसे आखिरी वाली तसनीफ़ जो है वो नवेद हिंद। इस तरह से अगर कोई एक जुमरा आपको मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100% लगाइए, बिल्कुल लगाइए, क्योंकि ये हर हाल में सही होने वाला है। इस तरह के सवाल आसान भी होते हैं, कॉमन सेंस पर होते हैं, और बहुत टफ भी सवालात होते हैं। बाकी इनके बारे में याद रखिएगा, सैयद सुलेमान नदवी ने शाद को अपने दौर का जो है वो मीर कहा था। ये सवाल आपसे पूछ सकता है बाई चांस। अच्छा, इनकी टोटल मसनबियों की तादाद आपसे पूछे तो कुल मिलाकर के 8 जो है वो इनके टोटल मसनबियों की तादाद मानी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इनके रुबाइयाँ की तादाद बहुत है, रुबाइयाँ इसने बहुत कही हैं। 700 रुबाइयाँ जो हैं वो शाद अज़ीम आबादी ने कही थी। और अंग्रेज़ी हुकूमत ने खान बहादुर का खिताब 1891 में दिया था, और अंग्रेज़ी हुकूमत से ही इनको 1000 रुपया जो है वो वजीफ़ा महीना में वजीफ़ा मिलता था। 1000 रुपये महीना है, आप सोचिए। गालिब को तो 700 रुपये सालाना में मिलते थे। अगले देखिए, हसरत मोहानी है आपके सामने, और आपको जवाब देना है। दरअसल हसरत मोहानी के जुमरे की तलाश करके दुरुस्त बताना है। अब ये बहुत टफ सवाल है, ये भी जब सवाल है जहाँ से आपसे अगर सवाल पूछा गया तो बहुत मुश्किल होने वाला है सवाल, लेकिन
पूछा जा चुका है। दरअसल ये जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है या फिर आरपीएससी का एग्ज़ाम है, तो उनमें ऐसे सवाल बन चुके हैं। ये मैंने सारे सवाल अलग अलग पेपरों से क्वेश्चन छांट करके मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये दरअसल किसी एक एग्ज़ाम के नहीं हैं, ना किसी एक एग्ज़ाम के लिए हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है वो छूट-मूट जो एक वनडे होते हैं। या दूसरी चीज़, ये ऐसे सवालात यूजीसी नेट में बहुत पूछता है। यूजीसी नेट इसी पर ही पूछता है पूरा, लेकिन ये यूजीसी नेट के सवाल नहीं है। अलग बात है कि उन्होंने पूछे हों, वो अलग बात है, लेकिन ये सवाल जो है वो वनडे एग्ज़ाम में अलग अलग आए हैं, वो हैं। अब ये आपको इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी तसानीफ़ें आपको याद रहें। इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो आंसर सही होगा डी। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है उसका सही है। उर्दू मौला आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में है दीवान गालिब की शरह है। इसके बाद में मुशाहदात ज़िंदा है, और साथ ही साथ में कैसे जो है कैसर हिंद है। फिर तज़किरा जो है वो तज़किरातुश शोरा है। दरअसल ये आंसर आपका सही होने वाला है। कैसे सही होने वाला है? अब ये भी तरतीब पूछी गई है। दरअसल ये सन के एतबार से तरतीब पूछी गई है। अब अगर जो भी तैयारी आप करते हैं तो ज़्यादातर अगर सन जिनके मिलते हैं तो उनको गौर करके रखना चाहिए, या फिर तरतीब रखना चाहिए याद। सन अगर याद कर लेते हैं तो तरतीब बहुत आसान है। कैसे? अब यहाँ देखिए उर्दू मौला जो है वो दरअसल 1903 में निकाला है। 1900 आपको 3 आपको याद रखना है। 1903 में उर्दू मौला को निकाला था। ये रिसाला उर्दू मौला है, निकाला है इन्होंने। और उर्दू मौला को अलीगढ़ से निकालते थे ये, और ये बंद जो है वो 1913 में हो गया था। बंद कब हो गया था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, निकला कब है ये। इसके बाद में दूसरी तसनीफ़ आप यहाँ से देखेंगे अगर, तो दूसरी तसनीफ़ है आपके सामने ये दिख रही है, दीवान गालिब की शरह। दीवान गालिब की शरह जो है वो भी की थी हसरत मोहानी ने, और ये की थी 1905 में। देखिए कितना पास के सवालात हैं। 1903 में उर्दू मौला निकाला, 1905 में इन्होंने जो है वो दीवान गालिब की शरह की थी। उसके बाद में है मुशाहदात ज़िंदा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मुशाहदात ज़िंदा है दरअसल ये हसरत मोहानी की खुदनविस्त है, जिसे इन्होंने 23 जून 1908 में लिखा है। देखिए उर्दू मौला 1903 में है, दीवान की गालिब के दीवान की शरह 5 में है, मुशाहदात ज़िंदा जो है वो 8 में है। इसके बाद में आ जाओ, ये इनका रिसाला है कैसर हिंद। उर्दू मौला भी रिसाला था और कैसर हिंद भी इनका ये रिसाला है। दरअसल ये फैज़ाबाद से निकाला था 1913 में। कैसर हिंद जो है वो कब निकाला है? 1913 में। कहाँ से निकाला है? तो फैज़ाबाद से। और इसके बाद में है तज़किरातुश शोरा। तज़किरातुश शोरा जो है वो भी आपको याद रखना है, ये सेमाही रिसाला है, ये 14 में निकाला है। तो कैसर हिंद 13 में निकला है, तज़किरातुश शोरा 14 में निकला है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, एक और इनका सबसे आखिरी जो निकलने वाला रिसाला था वो मुस्तकिल था। यहाँ देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में दिखा है मुस्तकिल, ये सबसे आखिरी था। ये यहाँ से ट्रिक से भी अगर देख सकते थे तो देख सकते थे। अब यहाँ पर जो अगर आपको मालूम होता मुस्तकबिल तो ये तो कट जाता। ये इन्होंने जो है सबसे आखिर में निकाला था। ये कब निकाला है? तो 1928 में निकला है। मुस्तकिल नहीं, मुस्तकिल है। तो ये 1928 में निकला था। ये कानपुर से निकाला गया है। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। तज़किरा के नाम से खुदनविश्त अगर पूछी जाए तो वो लिखी हुई खुदनविश्त जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, यह असगर गोंडवी से मुतालिक सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि असगर गोंडवी की भी तसानीफ़ें मजमूए तो इनके बहुत कम हैं। मजमूए से मुतालिक तो सवालात अगर पूछा जाता है तो वो तो आप फटाफट बता देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आपका सही होने वाला है वो आंसर आपका सही होगा पहला वाला आंसर जिसने भी दिया है निशाते रूह। आपको एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए सबसे पहला इनका जो है निशाते रूह वो पहला ही शेरी मजमुआ है, और इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले नंबर पर पहला भी ऑप्शन में वो शुरुआत की गई है। तो बाकी के 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएंगे। अगर पहला भी याद होता तब भी आपका कान चल जाता। बाकी आपने हो सकता है ऐसे लगे तसनीफ़ें की सुनी नहीं है, तो आपको याद रखे कि आपको याद रहना चाहिए सबसे पहला इनका शेरी मजमुआ है वो निशाते रूह आया है। उसके बाद में उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख़, ये इनकी तसनीफ़ आई थी 1933 में, ज़हनी तारीख़। इसके बाद में अगर आपसे पूछा गया है तो सरूद ज़िंदगी है, और सरूद ज़िंदगी इनका दूसरा शेरी मजमुआ है जो 34 में आया है। तो 34 में सरूद ज़िंदगी दूसरा मजमुआ आया, लेकिन उससे पहले उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख़ आ चुका था। और इसके बाद में यादगार नसीम आया है, और इसके बाद में दीवान मज़हर आया है। तो इस तरीके से आपका यही वाला आंसर एकदम राइट होने वाला है। बाकी इनकी और भी तसानीफ़ें हैं, जैसे जितनी तसानीफ़ें यहाँ दी गई हैं, ये तसनीफ़ दी गई है नज़्म व नस्र की पर एक नज़र, ये भी लिखा हुआ जो है वो तसनीफ़ असगर गोंडवी की है। उर्दू शायरी पर एक नज़र अगर पूछा जाए वो कलीमुद्दीन अहमद की है। उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र पूछा जाए वो भी कलीमुद्दीन अहमद की है। लेकिन नज़्म व नस्र पर एक नज़र, ये कन्फ्यूज़न मत होनी चाहिए, तो मतलब ये असगर गोंडवी का है। इसके साथ में उर्दू शायरी की नशो नुमा, ये भी असगर गोंडवी की ही तसानीफ़ है। बाकी तो आपको जो है वो
दिख ही रहा है। यादगार नसीम जो है वो भी आपको याद रखना है, वो इन्हीं की तसनीफ़ है। इसके बाद में दीवाने मजहर को भी इन्होंने मुरत्तिब कर रखा था। ये सारी तसनीफ़ें जो स्क्रीन पे दिख रही हैं ये आपको याद रखना है, ये सब असगर गोंडवी की हैं। बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। कल भी हम इस तरह के क्वेश्चन लाएंगे जिनमें तरतीब पूछी गई है, तो उतने क्वेश्चनों को आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप बिल्कुल दिमाग आपका फ्रेश हो जाएगा और आप आराम से पेपर दे पाएंगे। स्क्रीन पे अपनी बुक शाहीन दिख रही है, इसको आप मंगा करके एक बार मेरी तरफ से मुताला ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका इशू है बहुत कम फीस में ये आपके घर पहुंच जाएगी। अगर पैसा उतना भी नहीं कम है, फिलहाल हमसे बात कीजिए, किताब को मुताला करके आप पेपर निकालिए फ्री। उसके बाद में मेंस के लिए हम लोग अच्छे तरीके से अच्छी रणनीति के साथ आएंगे और जीके जीएस के क्लास हम लोग 3-4 तारीख से लगातार हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आएंगे, जितने क्वेश्चन उतने रट लीजिएगा। आते हैं तो ठीक है, वरना उर्दू अगर आपकी मजबूत है तो फर्स्ट पेपर से आप ध्यान मत दीजिए। मेरे हिंदी के कम से कम 12-14 स्टूडेंट ने ये पेपर दिया है, 80 ग्रेड का जो अभी हुआ है, तो उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 90 भी टच कर पा रहा है। और 90 के नीचे यानी 90 जो बच्चों ने सही कर लिया वो आराम से हर हाल में प्री क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो उर्दू वाले ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक, और 120 क्वेश्चन आपके सामने 100 उर्दू में ही किए जा सकते हैं। तो उर्दू अगर मजबूत है तो आपको फिर फर्स्ट पेपर के पचड़े में नहीं पड़ना है। हल्का सा अगर उर्दू कमज़ोर है और मज़ा आता है फर्स्ट पेपर में तो थोड़ा फर्स्ट पेपर ध्यान देना है। हम तरीका बताएंगे बाद में। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।